मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज पिछली चर्चा के आगे चर्चा करें। अनुच्छेद 243 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में विस्तार से प्रावधान किया गया है। लक्ष्मीमल्ल सिंघवी कमेटी का सबसे महत्वपूर्ण अनुशंसा इस विषय पर था कि पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक स्वरूप दिया जाए। परिणाम स्वरूप 1993 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने संविधान में 73वां संशोधन पारित करवाया और उसे पंचायती राज व्यवस्था का नाम दिया गया। तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 में पूरे पंचायत की व्यवस्थाओं का 16 अनुच्छेदों में विस्तार से उल्लेख किया गया है और 11वीं अनुसूची, नई अनुसूची उसमें जोड़ी गई और 11वीं अनुसूची में 29 विषयों का उल्लेख किया गया है और इन विषयों के और ये 29 विषय पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए हैं। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O इस प्रकार से 16 प्रावधान हैं और इस संशोधन के द्वारा राज्य सरकारों से कहा गया है कि राज्य सरकारें इस संशोधन के अनुरूप अपने अपने प्रांतों में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में अधिनियम पारित करें। ये अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जो प्रावधान किए गए हैं 16 प्रावधान, ये 16 प्रावधान एक गाइडलाइन, मार्गदर्शन करते हैं कि इन व्यवस्थाओं के अनुरूप आप अपने प्रदेश में, अपने राज्य में एक नया अधिनियम पारित करके उसे लागू करें। ये स्पष्ट रूप से इसके अंतर्गत सभी चीजों का प्रावधान है मोटे तौर पर, लेकिन उसके अंतर्गत की जो अन्य व्यवस्थाएं हैं इसके बारे में राज्यों को पूरी स्वायत्तता दी गई है। तो कौन कौन से प्रावधान हैं? ये 16 प्रावधान पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जिसका उल्लेख अनुच्छेद 243 में है, इसकी चर्चा शुरू करें। अनुच्छेद 243 उसमें पहला प्रावधान है इसके अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत जो विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया गया है उन शब्दों की परिभाषाएं क्या होगी। वैसे प्रत्येक अधिनियम का पहला प्रावधान परिभाषा से संबंधित होता है कि उस अधिनियम में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उन शब्दों का अर्थ क्या है। तो परिभाषा के अंतर्गत जैसे पंचायत क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, जिला क्या है, गांव क्या है, ये इस प्रकार से परिभाषित किया गया है उन चीजों को। तो अनुच्छेद 243 में परिभाषा दी गई है। इसके बाद दूसरा अनुच्छेद 243A के अंतर्गत क्या किया गया है? हिंदी में इसे क, ख, ग, घ, व, च, छ, ज, झ, ञ इस प्रकार से दिया गया है। अंग्रेजी में 243A से फिर शुरू होता है। इसका दूसरा प्रावधान है 243A के अंतर्गत ग्राम सभाओं की स्थापना का उल्लेख है कि राज्य सरकारें अधिनियम पारित करके कानून द्वारा ग्राम सभाओं की स्थापना करेंगी। ग्राम सभा ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सबसे निम्न स्तर की इकाई है, सबसे निम्न स्तर की संस्था है और इस ग्राम सभा में गांव के समस्त वयस्क स्त्री पुरुष बिना किसी भेदभाव के, जिसका नाम निर्वाचक नामावली में मतदाता सूची में उल्लिखित होता है, ये सब के सब ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243B के अंतर्गत पंचायतों का गठन किस प्रकार से होगा, मतलब पंचायतें कितने प्रकार की होंगी, तो उसमें उल्लेख है 3 स्तर की पंचायती व्यवस्थाएं होंगी। 3 स्तर मतलब ग्रामीण स्तर, जनपद स्तर, जिला स्तर, ये 3 स्तर की पंचायतों का उल्लेख किया गया है। गांव में ग्राम पंचायत होंगे, जनपद में जनपद पंचायत होंगे, मतलब तहसील में जनपद पंचायत होंगे या ब्लॉक्स में तहसील पंचायत होंगे, जनपद पंचायत होंगे और जिले में एक जिला पंचायत होगा। प्रत्येक जिले में एक एक जिला पंचायत होंगे। और जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होगी उन राज्यों में मध्यवर्ती स्तर मतलब जनपद पंचायत
की संस्था स्थापित नहीं की जाएगी। वहां पर केवल 2 स्तरीय संस्थाएं होंगी। अन्य राज्यों में 3 स्तर की संस्थाएं होंगी, निम्न, मध्यम और उच्च। निम्न के अंतर्गत ग्राम पंचायत, मध्यम के अंतर्गत जनपद पंचायत और उच्च स्तर पर जिला पंचायत। अब 243C के अंतर्गत पंचायतों की संरचना के बारे में उल्लेख किया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था में जो ग्राम पंचायत होंगे, जनपद पंचायत होंगे, जिला पंचायत होंगे, इन पंचायतों के सदस्यों की संख्या कितनी होगी, कम से कम कितनी होगी, ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी, और किन लोगों को सदस्यता दी जा सकेगी। यहां पर पदेन सदस्यता किनको दी जाएगी। पदेन सदस्यता का मतलब जो ऑलरेडी किसी दूसरी संस्था से संबंधित है, उनमें से कुछ लोगों को इस पंचायत में पदेन सदस्यता दी गई है। जैसे विधानसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य। तो इसके बारे में उल्लिखित है कि यदि ग्रामीण क्षेत्र में किसी विधानसभा, लोकसभा या राज्यसभा के किसी सदस्य का नाम उस ग्रामीण क्षेत्र की मतदाता सूची में है, तो उन्हें जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत की सदस्यता, पदेन सदस्यता प्राप्त होगी। इसके बारे में राज्य सरकारें कानून बना करके ऐसा प्रावधान करेंगी। और फिर इनके अध्यक्ष का निर्वाचन, पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्षों का निर्वाचन कैसे होगा। तो ग्राम पंचायत के सरपंच, ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच कहलाता है, तो सरपंच किस प्रकार से निर्वाचित होगा। तो इसके बारे में व्यवस्था की गई है कि सरपंच का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होगा, और जनपद पंचायत तथा जिला पंचायत के अध्यक्षों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो इसी के अनुरूप जैसे विभिन्न राज्यों में, जैसे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, यहां पर 3 स्तरीय ग्रामीण पंचायत राज की संस्थाएं स्थापित हैं, और इन तीनों स्तरों पर इसी प्रकार की व्यवस्था की गई है। जैसे सरपंचों का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है, जनपद पंचायत के सदस्यों का निर्वाचन भी जनता प्रत्यक्ष रूप से करती है, लेकिन अध्यक्षों का निर्वाचन जनपद पंचायत में जो निर्वाचित सदस्य हैं, ये निर्वाचित सदस्य उसका निर्वाचन करते हैं। मतलब जनपद पंचायत और इसी प्रकार से जिला पंचायत के अध्यक्षों का निर्वाचन इन प्रदेशों में अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो इन सभी के बारे में अनुच्छेद 243C के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। 243D के अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को दिया गया है। इसी प्रकार से महिला आरक्षण का भी स्पष्ट प्रावधान किया गया है। और इस महिला आरक्षण के अंतर्गत कुछ राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का आरक्षण जो पहले 1/3 था, उसे 50% तक बढ़ा दिया है। जिस प्रकार से हमारे पूरे देश में महिला और पुरुषों का अनुपात लगभग 50% है, तो यहां पर भी पंचायती राज संस्थाओं में भी महिलाओं को पूरा 50% आरक्षण दिया गया है। इसके बाद 243E के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं की अवधि कितने वर्ष की होगी, इसका उल्लेख है। और इसमें व्यवस्था की गई है कि पंचायती राज संस्थाओं की अवधि 5 वर्ष की होगी। मतलब पंचायती राज संस्थाओं का ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, इन तीनों संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होगा। यदि मान लीजिए 5 वर्ष के पहले इन संस्थाओं को विघटित कर दिया जाता है, तो एक तो स्पष्ट बात है कि इन संस्थाओं को पूरी तरह से भंग नहीं किया जा सकता। मतलब कि पूरे राज्य भर के सभी ग्राम पंचायतों को, सभी जनपद पंचायतों को, सभी जिला पंचायतों को भंग करने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन मान लीजिए किसी 1, 2 या कुछ ग्राम पंचायतों के बारे में ऐसी शिकायत मिली कि ये ग्राम पंचायतें, जनपद या जिला पंचायतें सही ढंग से काम नहीं कर रही हैं, तो उन ग्राम पंचायतों को, जिला जनपद पंचायतों को विघटित किया जा सकता है। लेकिन इसमें भी एक परंतु है। लेकिन यदि उसका कार्यकाल पूरा होने में 6 माह से कम समय बचा है, मतलब कार्यकाल को 4.5 वर्ष पूरा कर चुका है वह संस्था, तो आखिरी 6 महीना यदि बचा है और भंग कर दिया गया, तो दोबारा तो उस अवधि के कोई निर्वाचन नहीं होगा। इसमें एक और महत्वपूर्ण प्रावधान है।
जैसे 5 वर्ष का कार्यकाल है, किसी संस्था ने 2 साल काम किया, 2.5 साल काम किया, उसके बाद उसको विघटित कर दिया गया, मान लीजिए किसी कारण से, भ्रष्टाचार वगैरह किसी कारण से, तो उसका कार्यकाल जो 2.5 वर्ष बचा, तो अगला जो निर्वाचन होगा उसकी अवधि 2.5 वर्ष की होगी। उस पंचायती राज संस्था की अवधि 2.5 वर्ष के लिए होगी। मतलब मध्यावधि चुनाव का प्रावधान नहीं है कि जैसे लोकसभा का जो भी निर्वाचन होता है वह उस सदस्य का आखिरी उस सदस्य का जो कार्यकाल होगा वह उस लोकसभा के कार्यकाल तक होगा। जैसे लोकसभा विधानसभा में मान लीजिए कोई सदस्य खाली हो गया, कोई सीट एक खाली हो गई, तो उसके लिए उपचुनाव होता है। लोकसभा का कार्यकाल मान लीजिए 2 साल बचा है, तो वह जो नया सदस्य निर्वाचित होगा उसका कार्यकाल 2 साल का होगा, 5 वर्ष का नहीं होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर पूरे पंचायती राज व्यवस्था को भी एक समग्र इकाई मानते हुए व्यवस्था की गई है कि यदि मान लीजिए कार्यकाल का 2 साल बचा है, या मान लीजिए कभी भी पंचायती राज व्यवस्था को, पंचायती राज संस्थाओं को भंग कर दिया गया, तो बीच में जो निर्वाचन होगा उसकी अवधि शेष अवधि तक ही होगी, 5 वर्ष के लिए नहीं होगी। जैसे लोकसभा यदि विघटित कर दी गई तो अगला जो चुनाव होगा, अगली जो लोकसभा का गठन होगा उसका कार्यकाल पूरा 5 वर्ष होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है, शेष अवधि के लिए ही पंचायती राज संस्थाएं गठित होंगी। इसके बाद 240F के अंतर्गत जो व्यक्ति पंचायती राज संस्था में चुनाव लड़ने के अयोग्य होंगे उनकी अयोग्यता के बारे में उल्लेख किया गया है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 18 वर्ष से 21 वर्ष से कम आयु का है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता, मतदान कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए कोई व्यक्ति कानून के अंतर्गत अयोग्य घोषित किया गया है तो वह व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। ऐसे कुछ प्रावधान किए गए हैं कि विधि के अंतर्गत जिस व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया गया है या दंडित किया गया है ऐसे व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसे कुछ अयोग्यता के बारे में उल्लेख है। इसके बाद 243G, इसके अंतर्गत पंचायतों की शक्तियों का उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि राज्य सरकारें कानून के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कुछ ऐसी शक्तियां प्रदान करेंगी, कुछ ऐसे उत्तरदायित्व प्रदान करेंगी जिससे ये संस्थाएं स्वायत्त शासन स्वशासन के रूप में काम कर सके। इस पर प्रावधान किया गया कि पंचायती राज संस्थाओं का गठन तो कर देंगे, कुछ शक्तियां भी दे देंगे, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है ऐसे शक्तियां देंगे जिनका कोई अर्थ ही, कोई औचित्य नहीं होगा। तो ऐसा नहीं, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की जा रही है तो अनुसूची 11वें के अंतर्गत जो 29 विषय दिए गए हैं, ये सभी 29 विषयों पर व्यवस्था करने का अधिकार पंचायती राज संस्थाओं को होगा। ऐसा नहीं कि राज्य सरकार ने खुद दे दिया फिर उसको ले लिया, ऐसा नहीं। राज्य सरकार तो मनमानी नहीं चलेगी, जो व्यवस्था होगी कानून के अंतर्गत व्यवस्था की जाएगी। तो उन्हें कुछ ऐसी शक्तियां देगा राज्य सरकार कानून बना करके जिससे वे स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में काम कर सके, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर सके, कुछ काम कर सके। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, प्रत्येक आर्थिक कल्याण और सामाजिक न्याय की प्रत्येक योजना या प्रत्येक विकास कार्यक्रम ग्राम पंचायत के माध्यम से ही संपन्न होंगी। जिला पंचायत योजनाएं बनाएंगी, जनपद पंचायत उनको लागू करेगी और ग्राम पंचायत संस्थाएं उसको वास्तविक रूप में क्रियान्वित करेगी। तो इस प्रकार से व्यवस्था की गई है, मतलब प्रत्येक विकास कार्यक्रम ग्राम पंचायत के माध्यम से संपन्न होगा, ऐसा 73वें संशोधन के अंतर्गत व्यवस्था की गई। और 240H के अंतर्गत करारोपण और निधि के बारे में व्यवस्था की गई है कि ग्राम पंचायतों को किन विषयों पर या पंचायती राज व्यवस्थाओं को किन विषयों पर करारोपण करने का अधिकार होगा। वैसे आज की तारीख में ग्राम पंचायतों के पास करारोपण का प्रावधान बिल्कुल नहीं किया गया है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति वैसे ही बहुत दयनीय है
तो ग्रामीण संस्थाओं में किस प्रकार से लोग करारोपण के अंतर्गत रह पाएंगे, इसलिए पंचायती राज संस्थाओं को करारोपण का अधिकार देने के बावजूद उनको करारोपण का अधिकार अभी क्रियान्वित नहीं किया गया है। तो लेकिन फिर भी अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर कुछ करारोपण कर सकती हैं। पंचायती राज संस्थाओं को जैसे बाजार पर टैक्स लगाना, मेला पर टैक्स लगाना, कोई बाहर से कोई मनोरंजन का कार्यक्रम वहां पर गांव में आयोजित हो रहा है तो उस पर टैक्स लगाना, इस प्रकार से टैक्स लगाना का प्रावधान वगैरह किया गया है। जैसे अन्य जल पर थोड़ा बहुत टैक्स लगाना, सिंचाई के संबंध में जब जल का वितरण होता है तो इस प्रकार से कुछ प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं को जो भी राशि प्राप्त होगी वह एक निधि मानी जाएगी, पंचायत निधि होगी। उस पंचायत निधि का ऑपरेशन कैसे होगा, मतलब कि उसमें जमा कैसे होंगे, उसका विड्रॉल किस प्रकार से होगा, इसके बारे में आवश्यक प्रावधान करने की बात इसके अंतर्गत कही गई है। और जैसे राज्य सरकार के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को जो भी अनुदान दिए जाएंगे वो सब उसी निधि में सम्मिलित होंगे, तो उसका विड्रॉल कैसे होगा, उसका आहरण कैसे होगा, इसके बारे में आवश्यक प्रावधान करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 243H के अंतर्गत एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है कि राज्य सरकारें पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगी। उस वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल 5 वर्ष के लिए करेगा। वह वित्त आयोग राज्य सरकार को इस बारे में रिपोर्ट देगा कि पंचायती राज संस्थाओं के संचालन के लिए पंचायती राज संस्थाओं को कितनी राशि दी जाए, राज्य की संचित निधि से कितनी राशि दी जाए, या अनेक प्रकार से सहायता अनुदान किस प्रकार से दिया जाए, इन सभी चीजों के बारे में वित्त आयोग राज्य सरकार को रिपोर्ट देगा। राज्यपाल इस रिपोर्ट को सदन में पेश करेंगे, सदन में उस पर चर्चा भी होगी। इस प्रकार से वित्तीय पंचायत राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को अच्छा बनाने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 243G पंचायती राज संस्थाओं के लेखा का परीक्षण करने के लिए, ऑडिटिंग करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई है कि जहां कहीं भी सरकारी खर्च होता है या सरकार को आय की प्राप्ति होती है वहां पर ऑडिट तो होना ही है, तो ऑडिट के लिए इसके अंतर्गत व्यवस्था की गई है। फिर अनुच्छेद 243K पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होंगे, चुनाव के द्वारा इनका गठन किया जाएगा। तो चुनाव कौन करेगा, एक राज्य निर्वाचन आयोग करेगा। तो प्रत्येक राज्य में एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा। ये राज्य निर्वाचन आयोग केंद्रीय निर्वाचन आयोग से भिन्न होगा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद इन संस्थाओं का निर्वाचन कराती है। लेकिन पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए अलग से एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा। वह राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन नामावली तैयार करेगा, मतलब मतदाता सूची तैयार करेगा। पूरे राज्य को समान रूप में पंचायती राज संस्थाओं के गठन के उद्देश्य से विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करेगा, बंटवारा करेगा, मतलब निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित करेगा कि पंचायतों के लिए इतनी व्यवस्था, इतने ये क्षेत्र होंगे या इन गांव को मिला करके एक ग्राम पंचायत की स्थापना होगी, पूरे राज्य में इतने ग्राम पंचायत होंगे। इसी प्रकार से इन इलाकों को मिला करके जनपद पंचायत होंगे। तो ये निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में पूरी व्यवस्था और इन पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन की सभी प्रकार से निर्वाचन के संबंध में उसका निर्देशन करने की, संचालन करने की और उसको निर्देशित करने की, नियंत्रित करने की पूरी शक्ति एक निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है। इसके बाद 243L इसके अंतर्गत जिन संघ राज्य क्षेत्रों में जो अभी संघ शासित प्रदेश हैं, इन संघ शासित प्रदेशों में ये प्रावधान लागू होंगे या नहीं होंगे, या लागू होंगे तो किन क्षेत्रों में लागू होंगे, इसके बारे में राष्ट्रपति अधिसूचना जारी कर सकेंगे। मतलब कि राष्ट्रपति अधिसूचना के द्वारा इन पंचायती राज व्यवस्था की प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्था करेगा। और 243M के अंतर्गत पूरे देश के किन क्षेत्रों में
यह 73वां संशोधन लागू नहीं होगा, इसका भी प्रावधान है। जैसे पूर्वोत्तर राज्य असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, ये ऐसे कुछ राज्य हैं जहां पर के जो कि जनजातीय क्षेत्र हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा निवास करते हैं, इनको संविधान के 5वें और 6वें अनुसूची के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो इन क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित 73वां संशोधन लागू नहीं होगा। और 240N के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि जिन प्रांतों में, जिन राज्यों में आज की तिथि में जो पंचायती राज व्यवस्थाएं काम कर रही हैं, वे अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और उसके बाद फिर नया अधिनियम और राज्य सरकार बनाएगी और उस अधिनियम के अंतर्गत जो जिसमें ये सभी प्रावधान हो वहां पर लागू किया जाएगा। और 240O के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि न्यायपालिका चुनाव के कार्य में किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं कर सकेगी। मतलब निर्वाचन क्षेत्रों का जो निर्माण किया जाएगा उसके बारे में कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये 16 प्रावधान अनुच्छेद 240 के अंतर्गत किए गए हैं और इनको 73वें संशोधन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। ये है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत संवैधानिक प्रावधान। और इसके अंतर्गत प्रायः देश के सभी राज्यों में नया अधिनियम बनाया गया है और इस अधिनियम के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्थाओं का गठन किया जाता है और पंचायती राज व्यवस्थाएं जिस किसी भी प्रकार से हो संचालित हो रही हैं। और शासन का जो तीसरा स्तर है, यह पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। यद्यपि ग्राम सभा को हम बिल्कुल प्रारंभिक स्तर पर प्रारंभिक सभा के रूप में मान सकते हैं, ऐसी व्यवस्था स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के अंतर्गत लेंडसी मिंडी के नाम से जाना जाता है। हमने उसे भारत में ग्राम सभा का नाम दिया है। और यदि आप विभिन्न राज्यों के अधिनियम का अध्ययन करेंगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस कहीं पर होता है नाम में, बाकी काम और स्वरूप प्रकृति लगभग एक समान है, थोड़ा बहुत इनके बीच फर्क होता है। और इस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्थाएं भारत में बहुत ही अच्छी तरह से संचालित हो रही हैं। यह है 73वां संवैधानिक संशोधन। अनुच्छेद 240 के अंतर्गत ही जो 29 विषय 11वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं, उसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित ग्रामीण विकास योजनाएं, सामाजिक कल्याण की योजनाएं, आर्थिक कल्याण के विभिन्न प्रकार के कार्य, मेला की व्यवस्था करना, बाजार की व्यवस्था करना, पनघट की व्यवस्था करना, लघु सिंचाई, पुल, पुलिया, सेतु, बांध, छोटे छोटे, ये सभी प्रकार के ऐसे 29 विषयों का उल्लेख 11वीं अनुसूची में किया गया है। और ये इन 29 विषयों पर व्यवस्था करने का काम करने की पूरी जिम्मेदारी पंचायती राज व्यवस्थाओं को सौंपी गई है। ये है पंचायती राज व्यवस्था 73वां संशोधन। इसी के साथ आज का यह वक्तव्य समाप्त होता है। आपको धन्यवाद।